हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटेस्टिक। बेटा आज आप जो +2 की स्टार्टिंग करेंगे एंड चैप्टर इज नेम एज पार्टनरशिप। एज वी नो अपन ने सोल प्रोप्राइटरशिप बेटा ख़त्म करी है +1 में, ठीक है। अब जो अपन ने +2 में अकाउंटिंग देखनी है वो अपन ने देखनी है, एक तो पार्टनरशिप पार्ट 1 देखना है और सेकंड जो पार्ट होएगा बेटा वो सारा का सारा आपका बेसिस होएगा कंपनी अकाउंट्स के लिए रिलेटेड, ठीक है। नाउ बेटा पार्टनरशिप जनरली 6 तरह की होती है। फर्स्ट नंबर पे आप जो चैप्टर करते हैं दैट इज बेसिक कंसेप्ट। सेकंड चैप्टर अपना आता है ट्री ऑफ गुडविल। थर्ड चैप्टर आता है अपना चेंज इन PSR, बेसिकली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड नंबर फोर्थ आता है अपना एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। नंबर फिफ्थ आता है अपना रिटायरमेंट एज वेल एज डेथ ऑफ पार्टनर। एंड लास्ट वन अपना आता है बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। नाउ ये 6 के 6 चैप्टर आपका पार्ट 1 क्लियर कर देता है प्रॉपर +2 का, ठीक है। यानी अनडाउटली एज वेल एज नॉलेज बेसिस एज वेल एज अपने को मार्क्स के बेसिस पे अपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप स्टार्ट करते हैं बेटा पार्टनरशिप से। आप लोगों ने जनरली, जहाँ तक मेरा ख्याल है, आप लोगों ने पार्टनरशिप को जनरली बेटा पार्टनरशिप को आप लोगों ने ना +1 की अपन ने बिजनेस स्टडी में देखा होगा। अगर आपको याद हो तो +1 की बिजनेस स्टडी में सेकंड चैप्टर आता था आई गेस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे अपने को सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, HUF और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बताया जाता है। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ बेटा आप लोगों ने वो चीज़ नहीं पढ़ी, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लैरिफाई कराता हूँ। पहले तो पार्टनरशिप बेटा, जैसे जैसे अपने को पता है भी अपनी +2 में जो ज़्यादातर बेसिस होता है ना बेटा वो MCQ बेसिस पे होता है। अब MCQ पे क्या ध्यान रखने वाली चीज़ होती है बेटा, विदाउट नॉलेज और विदाउट कंसेप्ट आप MCQ क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए A to Z अपने को सब चीज़ें बारे पता होना चाहिए। नाउ आप जो स्टार्ट करेंगे बेटा पार्टनरशिप के बेसिस से बेसिस स्टार्ट करेंगे भी। बेसिक अपने को पार्टनरशिप के लिए क्या क्या नॉलेज है ताकि हम MCQ में एटलीस्ट नंबर ना अपने कम हो, ठीक है। नाउ पार्टनरशिप सबसे पहले तो जो +1 की अपन ने खत्म करा था ना, वहाँ पे बेटा सोल प्रोप्राइटर करता था, यानी कि एक सिंगल बंदा जो बिजनेस कर रहा है वो सारा का सारा बिजनेस ध्यान रखता है। लेकिन अपन ने अब क्या करना है, अपन ने देखना है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में सबसे पहले एट लीस्ट 2 पर्सन अपने को चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बेटा, जैसे पहले जब एक बंदा बिजनेस कर रहा था उसका वो A था, अब 2 बंदे मिलके A B दोनों मिलके एक लीगली बिजनेस करते हैं, उसको आपका नाम दिया जाता है पार्टनरशिप का। अब पार्टनरशिप पे बेटा सब चीज़ें ध्यान कुछ रखने वाली होती है। सबसे पहले जो ये पार्टनरशिप एक्ट आया ना बेटा वो आया अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 में पार्टनरशिप एक्ट है, जिसके मतलब बेसिकली रेजोल्यूशन के अंदर, जिसके अंदर ये रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। जिसके लिए एट लीस्ट जो आपको मेंबर्स चाहिए, कम से कम मिनिमम अपने को जो मेंबर चाहिए वो एट लीस्ट 2 होने चाहिए बेटा। अगर सिंगल पार्टनर होएगा तो प्रोप्राइटरशिप मानी जाएगी, सिंगल सोर्स प्रोप्राइटरशिप मानी जाएगी। लेकिन अगर कम से कम अपने को पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम अपने को 2% चाहिए, ठीक है। नाउ इसके अलावा सर मैक्सिमम नंबर कितने चाहिए बेटा, मैक्सिमम नंबर लिमिट के लिए ना उन्होंने कोई प्रोविजन नहीं दी। किसने नहीं प्रोविजन दी? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर कोई भी अपने को ऐसी कोई प्रोविजन नहीं मिलती जिससे अपने को पता लगे भी मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनरशिप क्या है। अब जब कंपनीज एक्ट 2013 बना तब उसने अपने को बताया जो पार्टनरशिप में मैक्सिमम लिमिट होती है वो जनरली 50 कंसीडर की थी। अब 50 कंसीडर की जाती है। अब इसके लिए MCQ आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा बच्चे। अगर क्वेश्चन पूछता है भी मैक्सिमम लिमिट एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, देन देयर इज नो प्रॉपर लिमिट हैज टू बी गिवन बाय द एक्ट। बट if there is asked the question about maximum limit under the Companies Act 2013, then we have limit that is 50। पहले वो 20 थी, देन रेजोल्यूशन पास करके उन्होंने न्यू अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से उन्होंने 50 कर दी। यानी कि पार्टनरशिप में कम से कम 2% चाहिए अपने को, मैक्सिमम 50% हो सकते हैं। पहली बात क्लियर हुई बेटा, ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। आफ्टर दैट सेकंड जो चीज़ बेटा अपने याद रखनी है,
इंटर रिलेशनशिप से मेरे कहने का मतलब है एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है बेटा, अगर कोई भी एक पार्टनर कोई सी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म एज वेल एज रिमेनिंग पार्टनर आर इक्वली लायबल टू थर्ड पार्टी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज ये जैसे मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को भी दो पर्सन है अपने पास ए और बी। ठीक है, अगर ए किसी के साथ किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो अगर कल को ए शो पे है नहीं है डजेंट मैटर, पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म एज वेल एज जो अपना रिमेनिंग पार्टनर बन गया बी वो ऑटोमेटिकली इक्वली लायबल है टू द थर्ड पार्टी। ठीक है, ये चीज याद रखनी, इसको बोलते हैं बेटा एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप। ठीक है, ये इंटर एग्रीमेंट होता है। थर्ड जो पॉइंट अपन ने करना है दैट इज बेटा अपना म्यूचुअल कंसेंट। जो भी अपनी पार्टनरशिप होएगी वो अंडर म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए, दोनों पार्टनर का प्रॉपर अपना कंसेंट होना चाहिए, आइदर ओरल होना चाहिए और रिटर्न होना चाहिए। देखो या तो ओरल होना चाहिए या रिटर्न। ठीक है, अब इसका मतलब ध्यान से उन्होंने बोला है पार्टनरशिप में या तो आप ओरल कर दो या रिटर्न कर दो, हमको दोनों से म्यूचुअल कंसेंट एग्रीमेंट अलाउड है। म्यूचुअल कंसेंट जो होता है बेटा वो आपका ओरली भी हो सकता है एज वेल एज रिटर्न हो सकता है, जैसे भी आपको ठीक लगता है। ठीक है, क्या क्या बातें अपन ने सीखी बेटा, मिनिमम पार्टनर अपने को 2 चाहिए, मैक्सिमम पार्टनर 50 होने चाहिए, और ये जो 50 है ये किसने लिमिट बताई है बेटा अपने को, कंपनीज एक्ट 2013 में। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट जो अपन ने क्या सीखा बेटा, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशन होना चाहिए, ये भी चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। या तो आपका म्यूचुअल कंसेंट ओरली होना चाहिए या रिटर्न होना चाहिए, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ध्यान रखना क्या फोर्थ पॉइंट बेटा, रजिस्ट्रेशन जो है पार्टनरशिप की वो ऑप्शनल है, वो कंपल्शन नहीं है, लेकिन इसके साथ कुछ क्लोजेज है। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के पास नहीं है या आपने लीगली रजिस्टर्ड नहीं करवाया हुआ आरओसी के पास, देन आप किसी भी थर्ड पार्टी के साथ अगर कल को कोई डिस्प्यूट होता है तो आप गवर्नमेंट से कोई भी मदद नहीं ले सकते। इतना ही नहीं, अगर आप दो पार्टनर्स में भी अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो आप गवर्नमेंट की कोई भी हेल्प नहीं ले सकते अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं करवाया हुआ। इन स्पाइट ऑफ दैट कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स भी नहीं है बेटा आप कर सकते। ठीक है, नाउ ध्यान रखना है रजिस्ट्रेशन है बेटा वो किसके पास रजिस्टर्ड होनी चाहिए, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म ऑफ स्टेट। किसी भी स्टेट के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के अंदर आपके जो पार्टनरशिप फर्म है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो पॉइंट ध्यान रखना है आप लोगों ने पार्टनरशिप में, दैट इज देयर इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या बेटा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी से मेरा मतलब है जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होएगी वो सारी की सारी अनलिमिटेड होएगी। बेसिकली कहना ये चाह रहा है वो कि पार्टनर्स जो है बेटा वो पर्सनली लायबल होएंगे अगर कल को
कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो, यानी कि जितना पैसा उन्होंने पार्टनरशिप फर्म में लगाया, अगर आपकी लाइबिलिटीज उससे ज़्यादा हो गई तो कल को आपको पर्सनल एसेट्स सेल करके आपको वो लाइबिलिटीज पे करनी पड़ेगी। यानी कि जो पार्टनरशिप में लाइबिलिटीज होती है बेटा वो अनलिमिटेड कंसिडर की जाती है। ठीक है, बेसिकली ये मेजर 5 पॉइंट्स आप लोगों ने ध्यान रखने हैं जो पार्टनरशिप को सोल प्रोप्राइटर से बेटा अलग बनाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना समझ आया होगा। ठीक है, नाउ इसके अलावा जो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है पार्टनरशिप में वो आप देखते हैं। नाउ अभी मैंने आपको बताया बेटा जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, यानी कि जो पार्टनर है वो पर्सनली लायबल होंगे किसी भी थर्ड पार्टी को पेमेंट करने के लिए। लेकिन तब कुछ कंडीशंस हुई। कंडीशंस क्या हुई, वो उन्होंने सरकार को जाके कंप्लेंट करी भी हम ये चीज़ नहीं चाहते, यह चीज़ बाकी सारे पॉइंट्स आप लोगों के सही हैं लेकिन हमको ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला कंसेप्ट सही नहीं लग रहा। तो अब सर मतलब बेसिकली फर्म्स के पास, पार्टनर्स के पास क्या चीज़ है, वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी को लिमिटेड लाइबिलिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको सेपरेट प्रोविज़न के अंदर आना पड़ेगा जिसका नाम रखा गया उन्होंने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको आप बेटा LLP के नाम से जानते हैं। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में उन्होंने क्या बताया बेटा, लिमिटेड लाइबिलिटी में आपकी नेम सी वैसे तो क्लियर है, जो आपकी लाइबिलिटी है बेटा वो लिमिटेड होगी। अब इसके अंदर आप लोगों को एक और सेपरेट चीज़ जो पार्टनरशिप से अलग करती है, इसमें बेटा मैक्सिमम लिमिट कोई भी नहीं है, इन्फिनिटी, नो लिमिट, बट मिनिमम तो 2 चाहिए ही है। सोल प्रोप्राइटरशिप तो बन ही नहीं सकती है, अगर सिंगल पार्टनर होएगा तो फिर तो सोल प्रोप्राइटर होगी ना। मिनिमम तो 2 चाहिए, लेकिन मैक्सिमम के लिए उन्होंने कोई लिमिट अपने को नहीं दी, इसलिए इसको अनलिमिटेड मान लेते हैं। और ये किस एक्ट के अंदर गवर्नड है बेटा, ये गवर्नड है LLP एक्ट 2008। ये जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में था, और ये जो LLP है अपना वो किसके अंदर आता है बेटा, गवर्न आता है LLP एक्ट 2008 के अंदर। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। पार्टनरशिप और LLP में मेजर फ़र्क क्या है, जो पार्टनरशिप में है वो लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड होती है, लेकिन LLP में लाइबिलिटीज़ लिमिटेड रखी गई हैं, और वहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिट है वो 50 कंसिडर की जाती है, लेकिन LLP में मैक्सिमम पार्टनर की कोई लिमिट नहीं है, और वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर आता है, और ये LLP एक्ट 2008 के अंदर आता है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें क्लियर होगी होंगी। ठीक है, नाउ कुछ चीज़ें क्या ध्यान रखिए अपने भी, पार्टनरशिप में क्या क्या मिनिमम मेंबर है, मैक्सिमम मेंबर क्या है, क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, और सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या होता है, ये मेजर जो पॉइंट्स है ये चीज़ें भाई अपने डिस्कस करी। अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी को भी अगर लिमिटेड करना है तो उसके लिए सेपरेट गवर्नमेंट एक्ट के अंदर LLP के नाम से अपने को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की बेसिक पार्टनरशिप नॉलेज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ दैट आप कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं जो अपने न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नाउ बेटा नॉर्मली जो अपनी अकाउंटिंग प्रोसेस होता है ना बेटा, स्टार्ट होता है बेटा जर्नल से। फर्स्ट बुक अपनी मेंटेन होती है जर्नल के बाद आप पोस्टिंग करते हैं बेटा लेजर में। लेजर के बाद आप समराइज करते हैं उसको ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस को देख के आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका आपका नाम रखे जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। राइट, ये चीज़ आप लोगों ने +1 में करी। नाउ अब क्या ध्यान रखना है अपने, ये जो सारी अकाउंटिंग है बेटा ये बेसिकली अपने करी है सोल प्रोप्राइटर के बेस पे, लेकिन अब जो अपने अकाउंटिंग करनी है बेटा वो सोल प्रोप्राइटर के बेस पे नहीं करनी, वो अपने करनी है पार्टनरशिप के बेसिस पे। अब पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस आता है बेसिकली सोल प्रोप्राइटर और इसमें, नॉर्मली 2 बुक्स अपने को चाहिए जो पार्टनरशिप में अपने एक्स्ट्रा मेंटेन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो आप बुक मेंटेन करते हैं जिसका नाम रखा जाता है बेटा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सिर्फ पार्टनर्स के लिए बनाया जाता है। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ दैट जो सेकंड अकाउंट आप बनाते हैं बेटा उसका नाम रखा जाता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इन चीज़ों को समझने के पहले ना अपने एक डॉक्यूमेंट को ध्यान
रखना है। डॉक्यूमेंट कौन सा है बेटा, डॉक्यूमेंट का नाम रखा जाता है पार्टनरशिप डीड। अभी मैंने आपको बोला जो म्यूचुअल कंसेंट है ना बेटा, ओरली भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। उस रिटन लीगली डॉक्यूमेंट को आप पार्टनरशिप डीड बोल देते हैं। पार्टनरशिप डीड इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टनर इन ए रिटन फॉर्म, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब पार्टनरशिप में बेटा एक क्वेश्चन आता होता है कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। कंटेंट्स का मतलब क्या, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं, ठीक है। अब जनरली पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें लिखी जाती है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। पार्टनरशिप डीड में बेटा बेसिकली शुरू से लेके एंड तक A to Z सारी चीजें लिखी जाती है। हमारे किसी भी पार्टनर के साथ डिस्प्यूट हो सकता है तो वो सारे पॉइंट्स अपने कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है, ठीक है। नॉर्मली बेटा जो फर्स्ट नंबर पे अपने लिखते हैं नॉर्मली नेम ऑफ द पार्टनर, सभी पार्टनर्स के नेम लिखे जाते हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट उनका एड्रेस, एड्रेस के बाद आइडेंटिटी, आइडेंटिटी बेसिकली आधार कार्ड नंबर, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ दैट पैन कार्ड नंबर भी इन सम केसेस वो ले सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं। ये तो सेपरेट हो गया पार्टनर से। अब पार्टनरशिप फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस नेचुरली है, वो एड्रेस पार्टनर्स का और पार्टनरशिप फर्म का सेम तो नहीं होएगा। पार्टनरशिप फर्म का नेम क्या है, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, पार्टनरशिप फर्म के अपने डॉक्यूमेंट जब आप रजिस्टर कराएंगे ना आरओसी में, अभी आपने बात करें रजिस्ट्रार ऑफ फर्म ऑफ द स्टेट में आप रजिस्टर्ड करवाते हैं, कंपलसरी तो नहीं है लेकिन अगर आप लीगली प्रोसीडिंग चाहते हैं तो अपने को लीगली रजिस्टर्ड कराना और वो एक सर्टिफिकेट बना के देते हैं अपने को रजिस्ट्रार वाले, वो भी अपने को कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड में अपने को लिखना पड़ेगा, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ दैट जो अपने चीजें लिखनी है, अगर कोई पार्टनर बैठ के कोई भी काम करता है उसके बदले में उसको सैलरी चाहिए तो वो भी चीज़ वहाँ पे लिखी जाएगी। वो कहता मेरे को सेलिंग पे कमीशन चाहिए, मेरे को वो भी लिखना पड़ेगा। इन स्पाइट ऑफ दैट अगर कल को नया पार्टनर आना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसीडिंग है वो भी लिखना पड़ेगा। अगर कल को रिटायर्ड होता है क्या उसका बेटा या नॉमिनी जो भी है तो वो बिजनेस में एंटर, पार्टनरशिप में एंटर कर सकता है कि नहीं, वो भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहता है वो कितने परसेंट मिलेगी वो भी लिखा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलेगा तो वो भी कितने परसेंट मिलेगा वो भी लिखा। अगर कोई फर्म, अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से लोन लेती है या पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को लोन देती है तो उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा वो दोनों चीज़ें यहाँ पे लिखी जाएंगी, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ दैट अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो क्या पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू करेगी कि नहीं करेगी, ये भी चीज़ें कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड में लिखी जाएगी। बेसिकली क्या ड्यूटीज़ है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या रोल्स है पार्टनर्स की, ये सारी चीज़ें बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ भी कोई भी ऐसा पॉइंट जिससे मेरे को लगता है भी दो पार्टनर्स या जितने भी पार्टनर हैं उनका आपसी डिस्प्यूट हो सकता है तो वो सारी चीज़ें शुरू से लेके एंड तक पहले ही सब कुछ लिखा जाएगा। इन स्पाइट ऑफ दैट लास्ट पे हर पार्टनर के एक सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें ना बेटा पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं। अब नेचुरली पार्टनरशिप डीड में ये सारी चीज़ें तो लिखी गई। अब जब ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है ना बेटा तो उसमें जो मेजर पॉइंट्स आते हैं जिसका न्यूमेरिकल फॉर्म में जरूरी है वो सारी की सारी आइटम्स P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप बनाते हैं। मेजरली बेटा 5 आइटम्स जो आपने ध्यान रखनी है। फर्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकंड वन आता है बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, थर्ड वन आता है अपना इंटरेस्ट ऑन लोन, फोर्थ वन आता है बेटा एनी रेमुनरेशन। रेमुनरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, रेमुनरेशन का मतलब होता है उसकी किसी भी तरह की कोई भी इनकम जिसमें आप सैलरी लिख सकते हैं, कमीशन लिख सकते हैं, बोनस लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जब ये सारी चीज़ें लिखी जाती है इनके सेपरेट जो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा बेटा उसका नाम रखा जाता है शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट आपका बैलेंसिंग फिगर बन जाता है। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है, राइट। आई होप आपको यहाँ तक की बातें सारी समझ में आए। ये 5 चीज़ें हैं। 5 चीज़ें कौन कौन सी अपनी, एक इंटरेस्ट कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, थर्ड इंटरेस्ट ऑन लोन है, फोर्थ एनी रेमुनरेशन है और लास्ट वन जो अपना बैलेंसिंग फिगर बन के आएगा उसको आप शेयर ऑफ प्रॉफिट बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। नाउ अभी आपको मैंने बेटा 5 चीज़ें बताई जो अपनी पार्टनर्स डिवाइडेड करते हैं, ठीक है। पहली चीज़ आपको बताई मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकंड चीज़ जो मैंने आपको बताई बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, थर्ड चीज़ जो मैंने आपको बताई इंटरेस्ट ऑन लोन,
लोन बेटा ये बेसिकली ध्यान रखना, ये पार्टनर का लोन है, ठीक है, आउटसाइडर का नहीं है। आउटसाइडर का तो आपका P&L में चला गया होगा ना, तो ये पार्टनर्स का लोन है। इसके बाद फोर्थ अपने लिखते हैं एनी रेमुनरेशन। रेमुनरेशन में सारी चीज़ें आ जाती है, लेकिन जो अपने न्यूमेरिकल फॉर्म के लिए अपने याद रखना है बेटा, वो सिर्फ दो ही चीज़ें हैं। एक तो आपकी सैलरी याद रखनी है, और नेक्स्ट अपने कमीशन याद रखना है न्यूमेरिकल फॉर्म के लिए, और लास्ट अपना आता है शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये नॉर्मली 5 चीज़ें आती है जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है। कुछ चीज़ें मैं ध्यान रखना चाहता हूँ भी, आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। अभी मैंने आपको बताया बेटा, भी जो पार्टनरशिप डीड होती है वो रिटन एग्रीमेंट होता है। अब ये कंपल्शन तो है नहीं, आप बना भी सकते हो तो नहीं भी बना सकते। अब मैं यहाँ पे 2 केसेस ले रहा हूँ भी, एक केस में पार्टनरशिप डीड है और एक केस में पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। एक केस में पार्टनरशिप है और एक केस में पार्टनरशिप डीड नहीं है। नाउ देखो, ध्यान से समझो मेरी बात, ठीक है बेटा। अगर अपने डीड बनाई है, हर चीज लिखे भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना देना, इतना देना, इतना देना, आप तो अकाउंटेंट है, अपने तो जितना अपना पार्टनर बोलेगा अपने तो उतना दे देना है। अब देखो फॉर एग्जांपल, दो पार्टनर हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है, ठीक है, ये दोनों अपने पार्टनर हैं। अब ए कहता जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो मेरे को 10% चाहिए, और बी कहता है मेरे को 8% होना चाहिए। लेकिन आप तो अकाउंटेंट है, आप तो रूल्स के हिसाब से चलेंगे, तो आप पार्टनरशिप डीड निकालेंगे तो वहाँ पे देखेंगे भी इन्होंने साइन किस पे करा था पार्टनरशिप डीड में, 10 पे किया था कि 8 पे किया था। वो कहते हैं 10 पे किया था, तो आप जो पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना देंगे बेटा, 10%, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब सेम ऐसी चीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों में से को वो कहता है वो 10% होना चाहिए, वो कहता है 8%। आप पार्टनरशिप डीड निकाली, देखा उसमें 8% है जी, तो 8% दे देंगे, सिंपल। इसमें बी की मान ली, इसमें ए की मान ली, इसमें बी की मान ली। मैं कोई पार्शियलिटी नहीं कर रहा अभी, पहले ए की मान ली फिर बी की मान ली, नहीं, जो चीज़ पार्टनरशिप में डीड में लिखी है मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है। सेम एज वेल एज फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन लोन, वो कहते 10% लिखा तो 10% दे दूंगा, वो कहते नहीं 10 नहीं लिखा जी 12 लिखा, मैं डीड में देखूंगा अगर 12 लिखा तो 12 दे दूंगा। सैलरी वो कहते जी 12,000 पर मंथ होनी चाहिए, तो मैं 12,000 इंटू 12 कर दूंगा, क्योंकि पूरे ईयर का मेरे को चाहिए ना। कमीशन जितने भी परसेंट कमीशन है, फॉर एग्जांपल 2% ऑन सेल है, तो जितनी सेल करेंगे उस पर 2% दे देंगे। और शेयर ऑफ प्रॉफिट कहता है हम रेशो में बांटेंगे, 5:3 रेशो में। जो जो चीज़ें पार्टनरशिप डीड में लिखी होंगी बेटा, उस हिसाब से मैं वो सारी 500 की 500 चीज़ डिवाइडेड कर दूंगा। यहाँ तक की बात क्लियर हुई? नो। अब पॉइंट आता है, अगर पार्टनरशिप डीड आपने साइन ही नहीं करी, यानी कि बनाई नहीं, जिसको आप दूसरा नेम बोल देते हैं बेटा एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब कि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, उस केस में अपन ने क्या करना है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए कह रहा है 10% होना चाहिए, बी कह रहा है 8% होना चाहिए, तो पार्टनरशिप डीड तो अपन ने साइन ही नहीं करी। तो जो अकाउंटेंट है वो प्रॉपर पार्टनरशिप एक्ट 1932 याद रखना बेटा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल देखेगा। अगर पार्टनरशिप डीड साइन नहीं है तो, ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं, पार्टनरशिप रूल्स क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है अगर पार्टनरशिप डीड साइन नहीं है तो निल देंगे, 0%। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी देनी है तो वो भी अपन ने निल देनी है। अब सेम चीज़ बेटा ध्यान रखनी है, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में भी पार्टनरशिप डीड एक्ट उसने बोला ये देना है 10% देना है 8% देना है, लेकिन अब पार्टनरशिप डीड कहता है इंटरेस्ट लोन जो जाएगा वो जाएगा आपका 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन देना। सर सैलरी कितनी देनी है, नहीं मिलेगी। कमीशन कितना मिलना है, नहीं मिलेगा। लेकिन जो प्रॉफिट शेयरिंग है, अगर पार्टनरशिप डीड साइन नहीं हुई तो इक्वल रेशो में आप प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, ठीक है। इस चीज़ का बेटा ध्यान रखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है सर, 0। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना, लेकिन लोन अपन ने देना है 6% पर एनम, ना तो कोई रेमुनरेशन देना, ना सैलरी, ना कमीशन। लेकिन जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है वो कितना जाएगा बेटा, इक्वल रेशो में, ठीक है। ये किस केस में ध्यान रखना है, अगर पार्टनरशिप डीड साइन नहीं है तो। आई होप आपको यहां तक की सारी बातें क्लियर होगी।
नाउ अब आप देखेंगे बेटा फॉर्मेट। जैसे मैंने आपको बताया था भी सबसे पहले आप जर्नल बनाते हैं, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट, देन पी एंड एल अकाउंट। अब पी एंड एल अकाउंट के बाद आज जो आपने बनाना है वो बनाना है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जो बैलेंसिंग फिगर होएगा वो अपना जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट जाएगा कैपिटल अकाउंट में, और कैपिटल अकाउंट में आप बाद में आप बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले ध्यान रखना अपने फॉर्मेट देखना है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का अकाउंट। अब एप्रोप्रिएशन बेटा ध्यान रखना आप लोगों ने, एप्रोप्रिएशन और चार्ज में बेटा फर्क होता है। एप्रोप्रिएशन जो होता है, एप्रोप्रिएशन इज द डिवाइडेशन ऑफ द प्रॉफिट, बेटा इज द डिवाइडेशन ऑफ द प्रॉफिट। कुछ इस हिसाब से आपने बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आपका लिखा जाएगा पर्टिकुलर, यहाँ पे अपनी अमाउंट आएगी, सेम यहाँ पे पर्टिकुलर, और यहाँ पे अपने अमाउंट लिखना है। जैसे आप लोगों को पता है ये वाली साइड क्रेडिट होती है, ये वाली साइड डेबिट होती है। ठीक है ना। सबसे पहले जो आपका, जैसे अपने मैंने बताया आपको, ट्रेडिंग अकाउंट से आप जीपी निकाल लेते हैं, बैलेंसिंग फिगर जीपी आप ट्रांसफर कर देते हैं पी एंड एल अकाउंट में, और पी एंड एल में बैलेंसिंग फिगर आता है आपका नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट को आप बैलेंस शीट में ले जाते हैं। लेकिन अब नहीं करना, नेट प्रॉफिट को अपने कहाँ पे लेके जाना है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो नेचुरली अगर नेट प्रॉफिट आता है, अगर याद हो आप लोगों को, तो नेट प्रॉफिट इस साइड आता है, तो नेचुरली ट्रांसफ़र करने के लिए आपको दूसरी साइड लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, राइट। इसके बाद बेटा 5 चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, एनी रेमुनरेशन और शेयर ऑफ प्रॉफिट। इन सारों में से ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा इकलौता ऐसा इंटरेस्ट है जो अपनी इनकम है, बिजनेस के लिए इनकम है, तो इसको अपन यहाँ पे लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर लिखा कैसे जाता है पार्टनर्स का प्लस करके? नहीं बेटा, दोनों पार्टनर का सेपरेट आप शो करेंगे। यहाँ पे ए का, यहाँ के बी का, अगर 3 पार्टनर है तो यहाँ पे सी का भी शो कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे उनकी अमाउंट लिखी जाएगी और यहाँ पे आप टोटल लगा देंगे। ठीक है, देन सेकंड चीज़ यहाँ पे बेटा अपन ने लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले सिमेट्री की याद रखनी है बेटा, जितने भी पार्टनर हैं, फॉर एग्जांपल ए बी 2 पार्टनर है, तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा देंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है तो वो भी यहाँ पे दिखा देंगे आपको। याद रखना है ये आउटसाइडर का कुछ भी नहीं है, ये पार्टनर्स की बातें चल रही है। सैलरी किसी एक पार्टनर को दी, सपोज सैलरी टू बी को सैलरी दे दी, यहाँ पे लिखी जाएगी। सर कमीशन दिया, कमीशन को यहाँ पे लिखा जाएगा सी को। ठीक है, नाउ टोटल आप मिला देंगे दोनों साइड का। अनडाउटली ये वाली साइड बैलेंसिंग फिगर आएगी, तो इसको आप बैलेंसिंग फिगर बोल देंगे, और यहाँ पे लिखा जाएगा टू शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉपर पॉइंट लिखना है आपने। ठीक है बेटा, लिखने को आप शेयर ऑफ प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, बैलेंसिंग फिगर वर्ड भी ना लिखे तब भी चल जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ भी आप लोगों का एक भी नंबर कम ना हो। ठीक है, इसलिए जैसे जैसे बोलता हूँ वैसे वैसे चल जाना। नाउ सारी चीज़ें लिखने के बाद जो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा, बैलेंसिंग फिगर को बेटा ऑलवेज राउंड अबाउट करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। लिखना क्या है, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। अगर आपने टोटल लिखना है जो जितना भी आया वैसे भी लिख सकते हैं, अगर आपने बांट के लिखना है तो बांट के भी लिखना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे बांट देते हैं तो कुछ इस हिसाब से यहाँ पे ए लिख देंगे, यहाँ पे बी लिख देंगे, यहाँ पे बांट के लिखा जाएगा, तो दोनों को। बट ट्राई करते हैं आप इकट्ठे ही लिख देते हैं, बांट कहाँ देंगे, बांट आप कैपिटल अकाउंट में देंगे। ठीक है, कुछ इस हिसाब से बेटा आप इन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, नाउ अब कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने वाले हैं, जैसे कि माइनर भी पार्टनर बन सकता है, उसमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माइनर सिर्फ प्रॉफिट के लिए पार्टनर बन सकता है, कोई भी लाइबिलिटी के लिए वो स्यू नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। माइनर पार्टनर बन सकता है लेकिन सिर्फ प्रॉफिट के लिए। इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर कोई भी पार्टनर चाहता है कि कोई नया पार्टनर आए, तो सारे पार्टनर्स की मेजॉरिटी यानी कि सारे पार्टनर्स की परमिशन लेने के बाद ही नया पार्टनर कंसिडर किया जाएगा। बाकी अपना अपना पार्टनरशिप डीड है, जैसे जैसे पार्टनरशिप डीड लिखा जाता है वैसे वैसे आप अप्लाई करते जाते हैं।
ठीक है। आई होप आप लोगों को पार्टनरशिप से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट यानी कि अपन ने क्या क्या सीखा, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप सीखी अपन ने, इन स्पाइट ऑफ दैट कौन कौन सी आइटम्स ध्यान रखनी है, वो सारी चीज़ें देखी। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा आप लोगों ने, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम एंड स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।